हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों, यह क्लास 7 का मैथ का चौथा अध्याय का पहला वीडियो है, यानी पार्ट 1 वीडियो है, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 4.1 के यहाँ पे पहला प्रश्न आपको दिखा होगा, पहला और दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न क्या करे कि निम्नलिखित सारणी के अंतिम स्तंभ को पूरा कीजिए। यहाँ पे ये जो अंतिम स्तंभ है जो खाली है इसको भरना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि x में 3 जोड़ने पे हमें 0 मिल जा रहा है। ठीक है, देखिए हम पढ़ते हैं कि प्राकृत संख्याओं की संख्या अनगिनत होती है, यानी जिसका कोई अंत नहीं होता है। जैसे प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5, ऐसे ही करते हुए यह अनगिनत तक होता है जिसका कोई अंत नहीं होता है। तो फिर हम क्यों इंग्लिश की XYZ यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, क्यों हम x में 3 जोड़ रहे हैं तो हमें 0 प्राप्त हो रहा है, क्यों हमारे पास संख्याओं की कमी है। हम यहाँ पे कोई संख्या ही क्यों नहीं जोड़ रहे हैं, क्यों नहीं हम 5 में 3 जोड़ रहे हैं कि हम x जोड़ रहे हैं यहाँ पे, जबकि इंग्लिश के अल्फाबेटों की संख्या 26 ही है। तो उन 26 को हम क्यों यूज कर रहे हैं जबकि हमारे पास अनगिनत संख्याएं हैं। क्यों हम मैथ में इंग्लिश को पढ़ रहे हैं, हम इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ये सोचने वाली बात है। और जिसको हम लोग समीकरण बोलते हैं, यहाँ पे लिखा है कि x + 3 = 0। ये क्या है, एक समीकरण है। समीकरण क्या होता है, इसको समझने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि चर क्या होता है। चर को समझने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा अचर क्या होता है। यानी इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले अचर को समझेंगे, उसके बाद चर को समझेंगे, उसके बाद विजय व्यंजक को समझेंगे, और उसके बाद हम लोग समीकरण को समझेंगे। समीकरण मतलब इसको समझेंगे कि क्यों हम मैथ में इंग्लिश पढ़ने लग रहे हैं, क्यों हम x में 3 को जोड़ रहे हैं। हमारे पास जबकि संख्याएं इतनी सारी हैं, 1 से लेकर अनगिनत तक, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, इतनी सारी संख्याएं हैं, फिर भी हम XYZ को यहाँ पे ला रहे हैं, मैथ में क्यों ला रहे हैं, तो इसको हम लोग समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अचर क्या होता है। ठीक है, तो देखिए अचर को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। अचर को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं, जिसका मान न बदले अचर कहलाता है। उदाहरण के लिए सभी संख्याएं, यानी ऑल नंबर्स, सभी संख्याएं कहने का मतलब कि जैसे 10 एक क्या है, संख्या है। 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 20 हो सकता है, 100 हो सकता है। अगर ये सब कहीं पे लिखे हैं तो ये फिक्स है कि यही रहेगा, यही रहेगा का मतलब हुआ कि अगर कहीं 10 लिखा है ना तो हमेशा 10 ही रहेगा। 10 हमेशा बराबर रहेगा 10 के, भले इसे तोड़ दीजिए। जैसे 10 बराबर हो सकता है 5 + 5 के, लेकिन 10 कभी बराबर नहीं हो सकता है 19 के। 10 कभी भी बराबर नहीं हो सकता है 19 के। लेकिन जो चर होता है, जिसको इंग्लिश में हम वेरिएबल बोलते हैं, जिसका मान बदलते रहे, चर कहलाता है। उदाहरण के लिए सभी वर्णमाला, ऑल अल्फाबेट मतलब जैसे X Y Z, इन सभी का मान क्या होता है, बदलते रहता है। अगर हिंदी में लेना चाहे वर्णमाला तो क ख ग ये सब भी ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा यूज होते हैं X Y Z या फिर A B C या फिर P Q, जो ABCD में 26 लेटर होते हैं ना, उन्हीं सभी। तो इनका मान क्या होता है कि हमेशा बदलते रहता है। जैसे यहाँ पे ही देख लीजिए, x = 3 है, यहाँ पे x = 0 है, फिर x = -3 हो रहा है। जबकि मैथ में जबकि संख्याएं में क्या होता है कि 10 हमेशा 10 के बराबर हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। 10 हमेशा 10 के ही बराबर रहेगा, लेकिन x कब 3 के बराबर है, कब 5 के बराबर है, कब 6 के बराबर हो जा रहा है, कोई फिक्स नहीं है। ये कब -6 के बराबर हो जाएगा, ये भी कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग कहते हैं कि जिसका मान बदलते रहे, चर कहलाता है। इसके उदाहरण में हो जाएंगे सभी वर्णमाला, यानी ऑल अल्फाबेट्स, जैसे X Y Z, या फिर A से लेकर Z तक, क से लेकर ज्ञ तक, ये सभी क्या कहलाएंगे, सभी चर कहलाएंगे। इतना बात आप लोग समझ गए। फिर एक बार समझा देते हैं कि जिसका मान न बदले अचर कहलाता है। उदाहरण के लिए सभी संख्याएं, ऑल नंबर्स, जैसे 10 एक क्या है, संख्या है, इसका मान कभी नहीं बदलता है, यानी 10 के ही बराबर रहेगा। भले इसे आप तोड़ के लिखिए, जैसे 10 बराबर हो सकता है 5 + 3 + 2, क्योंकि इन सभी को जोड़िएगा तो फिर आखिर में 10 आने वाला है, इसलिए 10 बराबर होता है 10 के। बाकी आप ये नहीं कर सकते कि 10 बराबर हो गया 15 के, ये कभी नहीं हो सकता। ये 10 बराबर नहीं हो सकता है 15 के, कभी भी 10 के ही बराबर रहेगा, क्योंकि यह अचर है, कांस्टेंट है। ठीक है, और एक जो है चर जो है, वेरिएबल जो है, इसका मान बदलता रहता है हमेशा।
x, जैसा हम अभी आपको यहाँ पे बताएं कि x कब 6 हो जाए, कब 5 हो जाए, कोई ठीक नहीं है। y ऐसे ही ले सकते हैं कि y का मान कहीं 10 दिया है, कहीं y का मान 5 दिया है। इसका फिक्स मतलब नहीं है, इसका फिक्स मान कोई नहीं है कि y कब क्या हो जाए, ठीक है। इसलिए इसे हम लोग चर कहते हैं। शायद आप लोग समझे होंगे, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम फिर से बताएंगे, ठीक है। अगर इतना बात आप लोगों ने समझ लिया तो चलिए इसके आगे हम लोग समझते हैं बीजीय व्यंजक को, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझते हैं, ठीक है। ये क्या होता है कि चर और अचर की गणितीय संक्रिया बीजीय व्यंजक कहलाता है। चर और अचर के जो गणितीय संक्रिया है, चर और अचर क्या होते हैं, तो चर ये वाला और अचर ये वाला, इसके गणितीय संक्रिया को बीजीय व्यंजक कहते हैं। गणितीय संक्रिया क्या होता है भाई, तो गणितीय संक्रिया का मतलब होता है कि जोड़, घटाव, गुना और भाग, ये क्या कहलाते हैं, ये गणितीय संक्रिया कहलाते हैं। तो जो चर और अचर होता है इसी का जोड़, घटाव, गुना, भाग को हम लोग क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे अगर हमने मान लीजिए कि यहाँ पे क्या क्या हम पढ़े थे, अभी तुरंत हम लोग पढ़े, यहाँ पे क्या क्या पढ़े, तो हमने यहाँ पे पढ़ा अचर में हमने क्या पढ़ा, 10 पढ़ा, 5 पढ़ा। जैसे हमने यहाँ 5 ले लिया, ठीक है। और इधर से हमने जो चर है इसमें से हमने x ले लिया और इन दोनों को गुना कर दिया और फिर हमने क्या किया, 5 को जोड़ दिया। तो देखिए जब ये 5 में x से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे 5x हो जाएगा और जोड़ का चिन्ह और 5, ये जो हमें प्राप्त हुआ, ये हमें प्राप्त कैसे हुआ, तो हमने क्या किया कि अचर और चर में अचर लिया, जैसे हमने यहाँ पे अचर लिया, यह 5 क्या है, अचर है, इसमें से लिए हैं, और x क्या है, चर है, इसमें से लिए हैं, और फिर प्लस का चिन्ह देकर हमने यहाँ पे 5 लिया है जो क्या है, अचर है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, गणितीय संक्रिया लगाया। गणितीय संक्रिया मतलब कि जोड़ किए, घटाव किए, या फिर गुना किए, या फिर भाग किए। इन्हीं चारों में से हमने इन दोनों को लेकर गुना, भाग या फिर जोड़ घटाव किया तो हमें ये मिला। अब हमें ये जो मिला है यही है बीजीय व्यंजक, ठीक है। तो बीजीय व्यंजक के उदाहरण में आप लिख दीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखिएगा, 5x + 5, यह क्या है, यह एक बीजीय व्यंजक है, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आया। इसका दूसरा उदाहरण हम लेते हैं, जैसे एक और हम ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे 2 ले लिए। 2 भी क्या है, 2 भी एक अचर है, दिख रहा होगा आपको, 2 क्या है, अचर है। तो हमने 2 लिया और हमने गुना कर दिया। गणितीय संक्रिया लगाना है, करे कि चर और अचर की गणितीय संक्रिया बीजीय व्यंजक कहलाता है। तो हमने गणितीय संक्रिया नहीं, यहाँ पे गुना लगा दिया। आप भाग भी लगा सकते हैं, जोड़ भी लगा सकते हैं। पहले हमने क्या किया कि 2 लिखा, 2 में हमने गुना कर दिया y से। y क्या है, एक चर है, ठीक है, चर है यानी वेरिएबल है y। तो हमने y से गुना कर दिया। मन किया कि इसमें हम 2 जोड़ दे तो 2 जोड़ सकते हैं। अगर आपको मन करे कि x जोड़ने का तो x भी जोड़ सकते हैं। तो जब आप 2 में y से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे 2y हो जाएगा और जोड़ दीजिएगा 2 को तो यहाँ पे 2y + 2 हो जाएगा। ये भी क्या है, ये भी एक बीजीय व्यंजक है। इसी प्रकार से आप अनेकों बना सकते हैं बीजीय व्यंजक को, ठीक है। एक और हम ले लेते हैं, जैसे 2 में हमने x से गुना किया फिर 2 जोड़ दिया तो हमें यहाँ पे मिला 2x + 2। तो ये भी क्या है, 2x + 2 भी क्या है, ये भी एक बीजीय व्यंजक है, ठीक है। आपका मन किया कि हमने 2 ले लिया और इसमें गुना कर दिया x से, फिर मन कर रहा है कि हम इसमें y जोड़ दें तो जोड़ सकते हैं। यहाँ पे जब गुना कीजिएगा तो 2x + y हो जाएगा। ये भी क्या है, ये भी एक बीजीय व्यंजक है, ठीक है। प्लस रहेगा, प्लस है तो प्लस रहेगा। ये भी क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। तो शायद आप लोग समझे होंगे। तो चलिए अब हम लोग इसके आगे समझते हैं। अब हमने बीजीय व्यंजक को समझ लिया, अब हम लोग को समीकरण समझना है। आखिर में समीकरण होता क्या है, ठीक है। तो देखिए समीकरण क्या होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि समीकरण, जिसको इंग्लिश में हम लोग इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये आखिर में इक्वेशन यानी समीकरण क्या होता है, तो सबसे पहले उसको हम लिख देते हैं, उसके बाद फिर हम आपको समझाते हैं, ठीक है। देखिए जब 2 बीजीय व्यंजकों के बीच समता का चिन्ह हो तो समीकरण कहलाता है। जैसे अभी बीजीय व्यंजक के बारे में आपने पढ़ लिया है, बीजीय व्यंजक क्या होता है, तो यहाँ पे सब जो लिखे हैं सब क्या है, बीजीय व्यंजक है। तो उदाहरण में इसके लिखिएगा कि उदाहरण यहाँ पे लिखकर उसके बाद लिखिएगा
कि अभिनव ने बताया कि जब दो विजय व्यंजकों के बीच समता का चिन्ह, समता का चिन्ह का मतलब होता है कि बराबर का चिन्ह, जैसे यहाँ पे कहीं बराबर का चिन्ह है तो इसको हम लोग बराबर भी बोलते हैं या फिर समता बोल सकते हैं, ठीक है। यानी दो विजय व्यंजकों के बीच बराबर का चिन्ह हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, समीकरण बोलेंगे। जैसे हम एक विजय व्यंजक लेते हैं 5x + 5, क्या है, विजय व्यंजक है। और दूसरा विजय व्यंजक हम ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं कि 2x + 2। ये जब दो विजय व्यंजक हमने लिया और इसके बीच समता का चिन्ह यानी बराबर का चिन्ह लगा दिया तो अब यह क्या कहलाएगा, अब यह समीकरण कहलाएगा। शायद आप समीकरण समझ गए कि जब दो विजय व्यंजकों के बीच समता का चिन्ह रहता है तो हम लोग समीकरण उसी को बोलते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे अगर अब देखिए अब ये क्या होता है कि दो भाग में डिवाइड होता है। यहाँ पे बराबर के जगह पे अपने दोनों हाथ रखिए और इधर वाले भाग को हम लोग बोलते हैं, इधर वाले भाग को हम लोग बोलते हैं दायां पक्ष, क्योंकि ये दाहिना हाथ की तरफ है, राइट हैंड साइड से बोलते हैं। और इधर वाले भाग को हम लोग बोलते हैं बायां पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड से बोलते हैं, ठीक है, यानी LHS और इसको RHS, ठीक है। तो क्या होता है ना कि यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा तो दोनों साइड आपको चर दिख रहे हैं। चर मतलब ABCD वाला XYZ। यहाँ पे देखिएगा कि इधर भी x है और इधर भी x है। यह निश्चित नहीं होता है कि दोनों साइड x हो। अगर कोई समीकरण है तो ये भी हो सकता है कि केवल एक साइड ही x आपको यानी चर मिले। जैसे कहीं पे लिखा है कि 2x + 2 = 5। ये भी क्या है, ये भी एक समीकरण ही है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो केवल आपको इधर, इसको बोलते हैं बायां पक्ष, तो केवल आपको बायां पक्ष की तरफ ही चर दिख रहा है। चर मतलब XYZ वाला, इधर नहीं दिख रहा है। फिर भी ये भी समीकरण है क्योंकि ये भी इसी से प्राप्त होता है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिएगा ना, आगे आपको पढ़ना है कैसे हम लोग समीकरण को हल करते हैं। तो जैसे ही आप थोड़ा सा इसे आगे बढ़िएगा तो आपको यही वाला प्राप्त होगा। करके हम दिखा देंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है 5x, इस 2x को उठाकर इधर लाइए बराबर के, तो इधर प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में 2x हो जाएगा, ठीक है। और फिर बराबर का चिन्ह, फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दीजिए और इस 5 को इधर ही रहने दीजिए, ठीक है। और बराबर में इधर 2 हो जाएगा, इसके सामने प्लस का चिन्ह जो कि इसके अंदर छिप जाएगा 2 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5x में से हम लोग को घटाना है 2x को, तो जब 5x में से 2x को घटाइएगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 3x आएगा और प्लस का 5 आएगा और बराबर में 2 आएगा। देखिए अब इसको आप क्या बोलिएगा, ये समीकरण नहीं है, ये भी समीकरण ही है, क्योंकि देखिए ये भी समीकरण है क्योंकि ये भी तो इसी से निकला है ना। इसको जब हमने सॉल्व किया है तो निकला है। यानी यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते हैं कि दोनों साइड ही चर होने चाहिए समीकरण होने के लिए। केवल एक साइड भी इधर भी चर रहता है तो वह समीकरण ही कहलाएगा, इधर भले रहे या फिर ना रहे। इधर रहेगा तो और ही अच्छी बात है, यहाँ पे हो जाए तो और अच्छा बात है, ये भी समीकरण हो गया। बाकी इधर नहीं है तो भी समीकरण कहलाएगा, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो शायद आप लोग समीकरण समझ गए और आप ये भी समझ गए कि इधर वाला पक्ष क्या कहलाता है, इधर वाला पक्ष दायां पक्ष कहलाता है और इधर वाला पक्ष बायां पक्ष कहलाता है। और दोनों ये हमेशा बराबर होते हैं, जितना इधर आएगा ना उतना ही इधर आने वाला है, ठीक है। तो इन सभी और जो बातें बच गई उसको हम लोग प्रश्न को हल करेंगे, उस टाइम सीखेंगे इस प्रश्न में, ठीक है। तो अभी तक आपने केवल समीकरण को समझा। जैसे यहाँ पे भी यह लिखा हुआ है कि x + 3 = 0। ये क्या है, ये भी समीकरण है क्योंकि इधर देखिए एक साइड आपको चर दिख रहा है और बीच में समता का चिन्ह है और इधर 0 है, तो ये भी क्या है, समीकरण ही है। अगर आप लोग इधर x देना चाहें तो अपने मन से दे सकते हैं, लेकिन प्रश्न में यहाँ पे नहीं दिया है तो हम लोग इतना को ही लेंगे और इसको हल करेंगे कि x = 3 रखने पे क्या समीकरण संतुष्ट हो रहा है। संतुष्ट का मतलब दोनों साइड बराबर आना चाहिए। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे, ठीक है। देखिए प्रश्न में कड़ा है कि निम्नलिखित सारणी के अंतिम स्तंभ को पूरा कीजिए। यहाँ पे क्या क्या दिया है पहले समझ लीजिए। यहाँ पे क्रम संख्या दिया गया है, यानी यहाँ पे नंबर दिया गया है कि कौन कौन सा प्रश्न है। जैसे पहला प्रश्न, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करते हुए 11 तक यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे कड़ा है, अगला स्तंभ में दिया है समीकरण। समीकरण के बारे में अभी आपने पढ़ लिया कि x + 3 = 0, x + 3 = 0, ये दोनों समीकरण ही है। फिर यहाँ पे भी समीकरण, सब समीकरण है, ठीक है। यहाँ पे समीकरण ही दिया गया है और ऊपर लिखा भी है। उसके बाद यहाँ पे दिया है कि चर का मान x = 3, x = 0, x = -3 ऐसे करके यहाँ पे चर का मान दिया गया है। चर का मतलब क्या होता है आपको पता है, XYZ वाला जो होते हैं उनको हम लोग चर बोलते हैं।
अब यहाँ पे आपको बताना है कि बताइए कि समीकरण संतुष्ट होती है या नहीं। अगर होती है तो हाँ लिखिए और नहीं होती है तो इसमें ना लिखिए। इस वाले कॉलम को आपको भरना है। तो देखिए प्रश्न कर रहा है, समीकरण कर रहा है कि x में हम 3 जोड़ रहे हैं तो हमें 0 प्राप्त हो रहा है, तो क्या वह x 3 है? मतलब इस प्रश्न को ध्यान से समझिएगा कि कोई ऐसी संख्या है जिसमें हम 3 जोड़ रहे हैं तो हमें 0 मिल जा रहा है, और वो संख्या हमको पता नहीं है, वो संख्या हमको नहीं पता है, इसलिए हमने x मान लिया है। ठीक है, कोई संख्या है जिसमें हम 3 जोड़ रहे हैं तो हमें 0 मिल रहा है, लेकिन वो संख्या हमको नहीं पता है, इसलिए हमने x मान लिया है कि x में 3 जोड़ रहे हैं तो 0 प्राप्त हो रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि क्या x यानी जो संख्या आपको नहीं पता है वह 3 है? अगर है तो यहाँ पे हाँ लिखिए, नहीं है तो ना लिखिए। समझे प्रश्न को? प्रश्न में पूछ रहा है एक बार फिर से कि x कोई संख्या है, हमको नहीं पता है, तो हम x माने हैं कि मान लेते चलिए भाई x होगा, कोई संख्या तो जरूर होगा, जिसमें हम 3 जोड़ रहे हैं तो हमें 0 मिल रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि क्या x जो है यानी जो संख्या आप माने हैं x को, वह संख्या 3 ही है, यानी 3 में आप 3 जोड़ रहे हैं तो 0 आपको मिल रहा है। अगर हाँ तो अगर सही है तो यहाँ पे लिखिएगा हाँ, और नहीं है तो ना लिखिएगा। तो इसको हम लोग जांचेंगे। कैसे जांचेंगे? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखा क्या है, लिखा है पहला में कि x प्लस 3 बराबर 0। जहां हम लोग को x के जगह पे 3 लेना है, यानी x को हटाइए। जैसे यहाँ पे x में यानी कोई संख्या नहीं है कोई संख्या यहाँ पे नहीं है, लेकिन हमको इतना पता है कि उस संख्या में हम 3 जोड़ रहे हैं तो हमें 0 मिल रहा है। तो प्रश्न में बोल रहा है कि क्या वह 3 है? जो संख्या नहीं यहाँ पे दिया है तो क्या वो 3 है जिसमें आप 3 को जोड़िएगा तो 0 आएगा? तो चलिए हम जांच लेते हैं। x को हटाएंगे, यहाँ पे 3 रखेंगे और 3 को जोड़ेंगे और यहाँ पे 0 आएगा। तो देखिए यहाँ पे या का चिन्ह देंगे तो 3 में 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए 6 होता है, और 6 क्या बराबर होता है 0 के? तो बिल्कुल नहीं होता है। तो क्या हो गया? यह गलत हो गया, यानी यहाँ पे आपको लिखना है नहीं, यहाँ पे आपको नहीं लिखना। अगर दोनों साइड बराबर है, इधर भी 0 आ जाए इधर भी 0 आ जाए, तब आप लोग बोलते हैं कि हाँ यहाँ पे वो संख्या 3 ही है। अभी भी आपको कंफ्यूजन होगा, हमको पता है। देखिए हम एक बार और क्लियर करना चाह रहे हैं। एक प्रश्न में थोड़ा सा आपको अधिक टाइम देना होगा, उसके बाद आगे के प्रश्नों को एकदम चुटकियों में हिला दीजिएगा। इसी पे आधारित प्रश्न दूसरा है, ठीक है? तो इसको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिए। कह रहा है कि x कोई संख्या है जिसमें हम 3 जोड़ रहे हैं तो हमें 0 मिल रहा है। तो आपको बताना है कि वह x कौन संख्या है, कौन ऐसी संख्या है जिसमें हम 3 जोड़ रहे हैं तो हमें 0 मिल जा रहा है, आपको यही बताना है। और प्रश्न में बता भी दिया है कि कह रहा है कि क्या 3 है, मतलब ये बोल रहा है कि क्या 3 है, x का यहाँ पे मान 3 है, यानी 3 में आप 0 जोड़ रहे हैं, 3 में आप 3 जोड़ रहे हैं तो आपको 0 मिल रहा है। तो हमने यहाँ पे इसको रख के देखा, जैसे हमने यहाँ पे 3 रखा और इसको जोड़ा तो हमने x के जगह पे 3 रखा और 3 जोड़ दिया, तो हमने 3 में 3 जोड़ा तो हमें तो 6 मिला, और ये बोल रहा है कि 0 मिलना चाहिए, जो कि क्या है? गलत है। यानी 6 बराबर नहीं है 0 के, यानी यहाँ पे आपको क्या लिखना है? नहीं लिखना है। बोल रहा था कि समीकरण संतुष्ट होता है या नहीं, तो यहाँ पे लिखिएगा नहीं। अगर दोनों साइड बराबर आ जाए, इधर भी 6 इधर भी 6, या फिर इधर भी 0 इधर भी 0, तब जाके हम लोग बोलेंगे यहाँ पे कि क्या हुआ है? संतुष्ट हुआ है समीकरण। लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ हुआ नहीं, यहाँ पे तो अब बराबर आया नहीं, तो यहाँ पे केवल आपको लिख देना है नहीं। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं पहला की आपको सारणी बना लेना है। ठीक है, सारणी बनाने के बाद लिखना है पहला के सब जैसे लिखा हुआ वैसे लिखना है, और केवल यहाँ पे आपको लिखना है नहीं। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरे को देखते हैं। दूसरा में फिर वही प्रश्न हुआ है और कह रहा है कि x में 3 जोड़ने पे हमें 0 मिल रहा है, तो x 0 है, मतलब x के जगह पे 0 रहना चाहिए। चलिए करके भी हम देख लेते हैं। x के स्थान पे 0 रखेंगे, जैसे ऐसे लिखा हुआ है, तो इस x के जगह पे 0 रखिए और 3 को जोड़िए तो यहाँ पे 0 आएगा। तो 0 में जब 3 जोड़िएगा तो यहाँ पे 3 आएगा, और यहाँ पे बराबर 0। देखिए तो दोनों बराबर हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे भी आपको भरना है नहीं, यानी समीकरण संतुष्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, उसको देखिए फिर से वही प्रश्न है कि x में 3 जोड़ने पे हमें 0 प्राप्त हो रहा है, क्या x बराबर -3 है? तो यहाँ पे एक बार -3 रख के देखिए, यहाँ पे -3 और +3 और यहाँ पे 0। ठीक है, तो जब -3 में 3 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 0 आएगा और बराबर हो जाएगा 0, यानी 0 0 के बराबर हो गया। तो यहाँ पे अब आपको लिखना है हाँ।
क्योंकि देखिए दोनों साइड क्या हो गया, बराबर हो गया, यानी समीकरण क्या हो गया, संतुष्ट हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए चौथा नंबर प्रश्न कड़ा है कि x में, देखिए चौथा नंबर प्रश्न कड़ा है कि x में से 7 निकालने पर, यानी x में से 7 घटाने पर 1 है, मतलब 1 हमें प्राप्त हो रहा है। तो क्या x बराबर 7 है? ये अभी नया प्रश्न है, थोड़ा सा आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा, बाकी आप समझिएगा तभी समझ में आएगा। कोई भी टीचर आपको घोल के नहीं पिलाएगा, चाहे हम हो या फिर कोई और हो। किसी के भी वीडियो को आप पूरा देखिएगा, 2 बार देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। बाकी कोई तो आपको घोल के नहीं पिलाएगा। हॉर्लिक्स नहीं है कि हम आपको दूध में घोल के पिला दें। ठीक है, हॉर्लिक्स रहता तो जरूर हम आपको घोल के पिला देते। ठीक है, ये मैथ है, आपको समझना ही पड़ेगा। ठीक है, चाहे आप हमसे समझे या फिर कोई और से समझे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कह क्या रहा है, समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। आप हम बहुत अपने तरफ से बहुत एफर्ट लगा रहे हैं कि आपको समझ में आए, फिर भी नहीं समझ में रहे तो आप भी थोड़ा सा ध्यान दिया करिए, एक एक बात को समझा करिए, वीडियो को एक बार और देखा करिए, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि x में से 7 निकालने पर 1 प्राप्त हो रहा है। x में से 7 निकालने पर 1 प्राप्त हो रहा है, तो आपसे पूछ रहा है कि x जो है वह 7 है, यानी x के जगह पे 7 होना चाहिए। तो चलिए एक बार 7 रख के देखते हैं। देखिए 7 में से हमने 7 को निकाला तो 1 प्राप्त होना चाहिए, जो कि हमने 7 में से 7 को निकाला तो यहाँ पे 0 मिल रहा है, और 0 1 के बराबर होता नहीं है, यानी यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, फिर से नहीं लिखना है। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए, इस x के स्थान पे क्या होना चाहिए, इसी को हम लोग बोलते हैं समीकरण का हल करना। जैसे आगे के प्रश्नों में ऐसे ही आपको दिया रहेगा और पूछेगा कि बताइए कि x का मान क्या होगा। यहाँ पे x का मान 7 दिया है, तो आपसे पूछ रहे हैं क्या x का मान 7 सही है। तो इसको जब आप हल कीजिएगा ना तो सही मान निकल जाएगा, क्योंकि ये सही तो है नहीं, इसीलिए हमने यहाँ पे नहीं लिखा, और दोनों साइड बराबर नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे कि इसको उठाकर इधर लाएंगे। ये आगे आपको पढ़ना है कि इसको उठाकर इधर कैसे हम लोग लेके जाते हैं। जब इसको उठाकर जब आप इधर ले जाते हैं तो चिन्ह बदलता है। जैसे यहाँ पे x है तो x बराबर हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 है तो 1 रहेगा, और यहाँ पे माइनस में तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 7, और फिर यहाँ का चिन्ह देंगे x, और देखिए बराबर, और 1 में 7 को जोड़िएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी x बराबर 8 होगा। लेकिन यहाँ पे प्रश्न में क्या दिया था कि x बराबर 7। ठीक है, तो अगर x बराबर 8 दिया रहता तो हम लोग जब इसको इसमें रखते ना, इस समीकरण में इसका मान रखते तो ये दोनों साइड बराबर हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए 5वां प्रश्न में क्या है कि दोनों सेम ही था, प्रश्न दोनों सेम ही है, लेकिन x का मान यहाँ पे 8 दिया है, जो कि इसका राइट आंसर भी, इस समीकरण का राइट आंसर यानी x का मान 8 ही होगा। यानी अब ये जो है ना 5वां प्रश्न, वहां पे हम लोग को हाँ लिखना है। देखिए हम करके भी दिखा दे रहे हैं। 5वां प्रश्न में आप लोगों को क्या लिखना है, हाँ लिखना है, क्योंकि जब इसका मान रखिएगा ना तो दोनों साइड बराबर आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि x बराबर 7 बराबर x माइनस 7 बराबर 1। ठीक है, और x के जगह पे आप 8 रखिए, तो हम x हटाए और 8 रखे और माइनस 7 बराबर 1 किए। तो देखिए जब 8 में से 7 को निकालिएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा और इधर भी 1 बचेगा। अब क्या हो रहा है, दोनों साइड बराबर आ रहा है, इधर भी 1 आ रहा है, इधर भी 1 आ रहा है। तो कह रहा है कि बताइए समीकरण संतुष्ट होती है या फिर नहीं। तो यहाँ पे तो समीकरण संतुष्ट हो गई, क्योंकि दोनों साइड बराबर आ गया, इधर वाला भी और इधर वाला भी दोनों साइड बराबर हो गया, क्योंकि देखिए इधर 1 आ गया, इधर भी 1 है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे संतुष्ट हो गया। तो यहाँ पे आपको हाँ लिख देना है। ठीक है, 5वां में आपको क्या लिखना है, हाँ लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए 6ठा नंबर को कि x 5x बराबर 25 होता है, तो मतलब x का मान 0 है। फिर से आपको वही काम करना है कि इस 5 को लिखना है। x का मतलब क्या होगा, सटा हुआ x है, इसका मतलब कि आपने गुना किया है। जैसे आप लोग को जब आप लोग विजय व्यंजक बना रहे थे तो आप लोग ऐसे ही ना करते थे, यहाँ पे कुछ उदाहरण भी हम आपको दिए थे। आप लोग वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं कि जब यहाँ पे हमने 5x लिखा था तो कैसे लिखा था, 5 में हमने x से गुना करके लिखा था। ठीक उसी प्रकार भी यहाँ पे भी इसको लिखा गया होगा। जैसे यहाँ पे 5x लिखा है, यानी 5 में x से गुना करके ऐसे लिखा गया होगा, 5 में x से गुना करके 5x सटा के लिख दिया गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, इसको जरूरत है मुझे अलग अलग करने के लिए तो हम अलग करेंगे, और 5 के जगह पे 5 रखेंगे और x के जगह पे 0 रखेंगे, और 25 जहाँ है 25 रहेगा, और 5 में 0 से गुना कीजिएगा तो 0 होगा, और यहाँ पे 25 है तो 25 होगा। तो 0 कभी 25 के बराबर नहीं होता है, इसलिए इसके सामने यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नहीं, क्योंकि ये संतुष्ट नहीं हो रहा है। 6ठा नंबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6ठा नंबर में नहीं हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद देखिए 7वां नंबर, 7वां नंबर में फिर से वही प्रश्न है, मतलब यहाँ पे है कि 5x बराबर 25। फिर से x के स्थान पे अब की बार 5 रखना है आपको, ठीक है, x के स्थान पे 5 रखना है, 5 गुने 5, x के स्थान पे हमने 5 रखा बराबर 25। तो देखिए तो 5 में 5 से गुना कीजिएगा तो 25 और बराबर हो जाएगा 25 के, यानी दोनों साइड क्या हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है, यानी संतुष्ट हो जा रहा है समीकरण। तो 7वां में आप लोग क्या लिखिएगा, हाँ संतुष्ट हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए 8वां में क्या है कि 5x बराबर 25। फिर से वही प्रश्न, लेकिन यहाँ पे x का मान चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे 5x का मतलब x गुना में है और इधर 25। देखिए 5 की जगह पे 5 और x के जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस का 5, x के जगह पे माइनस का 5 हो जाएगा। यहाँ पे गुना का चिन्ह दीजिए और इस ब्रैकेट में रखिए, 5 में 5 से गुना कीजिएगा तो 5 में 5 से गुना कीजिएगा तो 25 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, माइनस प्लस गुना होता है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 25 है तो 25 हो जाएगा। देखिए -25 के कबो बराबर नहीं हो सकता है, ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बराबर नहीं है तो ये क्या हुआ, संतुष्ट नहीं हुआ, यानी यहाँ पे आपको नहीं लिखना है। 8वां में आपको क्या लिखना है, नहीं लिखना है, दोनों साइड बराबर नहीं आया। उसी प्रकार से 9वां नंबर में देखिए, 9वां नंबर में है कि m में भाग दिया जा रहा है 3 से, तो हमें 2 प्राप्त हो रहा है। क्या m बराबर -6 है, ठीक है। एक और रफ पेज ले लें, चाहे कि समझिए, जैसे यहाँ पे है कि m में हम भाग दे रहे हैं 2 से, ठीक है, m में हम भाग दे रहे हैं 3 से भाग दे रहे हैं, 3 से, तो हमें 2 मिल रहा है। तो क्या m बराबर -6 है, तो एक बार रख के देखते हैं क्या वैसे होता है कि नहीं। तो यहाँ पे हमने इसको रखा और बटा में 3 आया, और इधर 2 था तो 2 रहेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और यहाँ पे -2 हो जाएगा और बराबर 2 हो जाएगा। क्या दोनों बराबर है, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे माइनस का 2 है, यहाँ पे 2 है, ये कभी बराबर नहीं हो सकता है, यानी यहाँ पे आपको इस 9वें में आपको क्या भरना है, नहीं भरना है। उसके बाद देखिए 10वें नंबर को, 10वें नंबर में देखिए क्या कर है, तो 10वां नंबर में कर है कि m में जब हम 3 से भाग दे रहे हैं, m में जब हम 3 से भाग दे रहे हैं तो हमें 2 मिल रहा है। फिर से वही प्रश्न हुआ है, ऊपरे वाला प्रश्न हुआ है, लेकिन यहाँ पे m का मान चेंज कर दिया है, ठीक है, क्योंकि ये वाला इसका आंसर नहीं होगा, -6 इसका आंसर कभी भी नहीं हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे m का मान चेंज कर दिया है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, इसको निकालने के लिए आप क्या कीजिए, हम एक बार और फिर से बता देते हैं, जो कि आपको आगे डिटेल में पढ़ना है। इसका आंसर तो ये वाला नहीं होने वाला है, यानी m की जगह -6 नहीं होने वाला है, तो क्या होने वाला है ये कैसे निकालिएगा, तो ऐसे लिखते हैं। इसको निकालने का तरीका ये है कि m बराबर m/3 है और बराबर में 2 है। तो इसको क्या कीजिए कि इधर ये भाग में है ना, ये 3 इधर भाग में है, तो इधर लेके जाइए, इसको बराबर के इस साइड लेके जाइए तो गुना में हो जाता है, और गुना में जाएगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो m बराबर यहाँ पे 6 हो जाएगा। अगर m का मान 6 रहेगा वही इसको समीकरण को संतुष्ट करेगा। देखिए यहाँ पे m बराबर 6 है, यानी जब 6 का मान यहाँ पे रखिएगा ना तब यह संतुष्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे m बराबर 0 है, इसका आंसर ये भी नहीं होने वाला है, यहाँ पे भी आपको नहीं लिखना है। ये 10वां जो प्रश्न है इसमें भी आपको नहीं ही लिखना है, करके भी हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। देखिए m बराबर m/3 बराबर 2 है ना, और m का मान कितना है, 0 है, यानी 0 में आपको भाग देना है 3 से, तो आपको क्या 2 मिल रहा है। तो जब आप 0 में 3 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और 2 यहाँ पे आ जाएगा। संतुष्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब नहीं हो रहा है तो यहाँ पे नहीं लिखना है आपको, दोनों साइड बराबर नहीं आ रहा है। अब देखिए फिर अगला में यहाँ पे क्या किया है कि m बराबर 6 दे दिया है 11वां नंबर में, ऐसे है m/3 बराबर 2 लिखा है और m का मान 6 दिया है, तो 6 ऊपर रखेंगे, 3 नीचे रखेंगे, और देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 2 बराबर हो गया 2 के, यानी संतुष्ट हो गया। तो यहाँ पे अब आपको 11वां में क्या लिख देना है, हाँ लिख देना है। इस प्रकार से इस सारणी में इन सभी को भरना है, इसमें इस लाइन में जो खाली वाला है इसमें भरना है, ठीक है। इसी से रिलेट करते हुए प्रश्न दिया गया है, ये बहुत ही आसान है, ठीक है। चलिए इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। कह रहे कि जांच कीजिए कोष्टकों में दिए हुए मान दिए गए संगत समीकरणों के हल हैं या नहीं। यहाँ पे कोष्टक में मान दिया गया है कि n बराबर 1, n बराबर -2, n बराबर 2, p बराबर 1, p बराबर -4 और p बराबर 0 यहाँ पे मान दिए गए हैं। और इस मान के कोष्टक में जो मान दिया गया है इसके संगत यानी इसके सटे हुए प्रश्न भी यानी समीकरण भी दिया गया है, तो उसका ये हल है। जैसे n बराबर 1 दिया गया है कोष्टक में, यहाँ पे मान दिया गया है, बोल रहा है कि जांच कीजिए कि कोष्टकों में दिए हुए मान, यहाँ पे कोष्टक में दिए हुए मान
दिए गए संगत समीकरणों की, इसके संगे संगे जो समीकरण दिया गया है, इस मान के संगे यहाँ पे समीकरण दिया गया, तो इस समीकरण का यह हल है या फिर नहीं, इसको आपको जांच करना है। तो जैसे आपने इस प्रश्न को हल किया वैसे ही करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि इस प्रश्न को लिख लिख कर करना है। जैसे केवल यहाँ पे हाँ भरना था, ये जो काम आपने रफ में किया ना, ये सब ये जो जितना भी काम रफ में किया, ये सबको आपको अब फेर की कॉपी में करना है, यानी जहाँ पे इसको हल कीजिएगा ना वहां पे ही आपको करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना था, केवल हाँ और ना भरना था, तो आपने कहीं पे भी खराब पेज में हल किया और यहाँ पे हाँ और नहीं भर दिया। लेकिन यहाँ पे क्या करना है कि आपको जहां लिखना है वो रफ की कॉपी नहीं होनी चाहिए, वो फेयर की कॉपी होनी चाहिए, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न लिखिएगा और उसके बाद ए नंबर डालिएगा, n+5 लिखिएगा, फिर 19 लिखिएगा, तो और उसके बाद ब्रैकेट में आपको बराबर 1 दिया है कि n बराबर 1 है। तो चलिए इसका जांच कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस n को उठाएंगे, n बराबर 1 को उठाकर इसमें रखेंगे, तो यहाँ पे या का चिन्ह देंगे, और इस n बराबर 1 को उठाएंगे यानी n को हटाएंगे और इसके जगह पे 1 रखेंगे, 5 भरेंगे, फिर 19 यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे फिर या का चिन्ह देंगे और देखिए 5 में हम 1 जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे 6 हो रहा है, 5 में 1 जोड़ रहे हैं तो 6 हो रहा है, और जो बराबर कभी भी 19 के नहीं हो सकता, 6 बराबर होगा 19 के, हाँ 6 कभी बराबर होता है 19 के, बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यह समीकरण संतुष्ट नहीं हुआ, और संतुष्ट नहीं हुआ तो इसका हल भी नहीं होगा। यानी यहाँ पे उसके बाद आप लोग को लिख देना है, यहाँ पे क्या लिखना है कि नहीं n बराबर 1 इस समीकरण का हल नहीं है। एक बार और समझाना पड़ेगा कि समझ में आ गया है। हमने यहाँ पे क्या किया, कुछ नहीं किया है, बस n बराबर 1 लिया, जहां पे भी हमको n दिखा वहां पे हमने 1 रखा। जैसे यहाँ पे n हमें दिखा तो इस n को हटाकर 1 रखा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, इस 5 की जगह पे 5 ही रहेगा, 19 की जगह पे 19 ही रहेगा। उसके बाद हमने इस 5 में 1 जोड़ दिया तो 6 आया, जो कि आप लोगों ने बहुत पहले ही पढ़ चुके होंगे, आप आंगनबाड़ी में ही पढ़े होंगे कि 5 और 1 6 होता है, जो कि आपकी मैडम ने बताई होगी। आपकी मैडम ने बताई होगी कि 5 और 1 कितना होता है, 6 होता है। वही काम हमने यहाँ पे किया है, बस दूसरा कुछ नहीं किया है। और बताइए 6 बराबर होता है ना, इसके कभी भी नहीं होता है, यानी दोनों साइड बराबर नहीं हुआ, तो इसका हल कैसे हो सकता है, इसका हल नहीं होगा। जब तक ये दोनों साइड बराबर नहीं आएगा, जब तक इसका ये हल हो ही नहीं सकता। यानी यहाँ पे लिखना है कि नहीं n बराबर 1 इस समीकरण का हल नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे बी नंबर प्रश्न को लिखना है। बी नंबर प्रश्न है कि क्या बोल दिए हम यहाँ पे बोलना चाहिए कि 7n+5 बराबर 19, n बराबर आपको यहाँ पे -2 लेना है। अब यहाँ पे क्या करना है कि n के जगह पे -2 को रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे या का चिन्ह दीजिए, 7 के जगह पे 7 और सटे हुए 7 की जगह n है। जैसे ऐसे लिखा हुआ है 7n, इसको हमने कैसे लिखा होगा, तो 7 में हमने गुना किया होगा n से, तो वही काम हम यहाँ पे कर दे रहे हैं गुना, और n के जगह पे आपको माइनस का 2 रखना है, रख दिए, प्लस का 5 रखना है, रख दिए, फिर 19 रखना है, रख दिए। फिर यहाँ का चिन्ह देंगे, 7 दूनी होता है 14, 7 दूनी 14, और देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो जब प्लस में गुना कीजिएगा माइनस से तो यहाँ पे होता है माइनस। इसको लिख लीजिएगा एक जगह, हम लिख दे रहे हैं कि जब आप प्लस में माइनस से गुना करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आता है माइनस। जब आप माइनस में गुना करते हैं प्लस से तब भी यहाँ पे आता है माइनस। जब आप माइनस में माइनस से गुना करते हैं तो आता है यहाँ पे प्लस। जब प्लस में प्लस से गुना करते हैं तो यहाँ पे आता है प्लस। इसको लिख लीजिएगा, ये चारों आपको बहुत हर जगह मैथ जब भी पढ़िएगा, जब भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। जब भी आप ऐसे समीकरणों को हल कीजिएगा या फिर कहीं पे भी गुना करना रहता है तो आपको इसकी आवश्यकता पड़ती है, जब माइनस प्लस वाला गुना आपको करना रहता है तो इसको लिख लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो जब आपने 7 में 2 से गुना किया तो 14 हो गया, और यहाँ पे प्लस था यानी कुछ नहीं तो प्लस है और इसके सामने माइनस है, तो जब आपने प्लस और माइनस को गुना किया तो क्या आ गया, माइनस आ गया, जो इसके सामने हमने लगा दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस था तो प्लस, और 5 है तो 5, और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है 19 है तो 19 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे एक प्लस में है और एक माइनस में है। जब भी ऐसी स्थिति बने कि एक प्लस में हो और एक माइनस में हो तो वहां पे हमेशा घटाव का काम होता है।
किसमें से किसको घटाएंगे, तो जो आपको बड़ा दिखे उसमें से छोटा वाला को घटा दीजिए। तो यहाँ पे बड़ा कौन सा दिख रहा है, 14, तो 14 में से 5 को जब हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 9। ठीक है, और किसमें से किसको आपने घटाया, तो इसमें से आपने 14 में से 9, 14 में से 5 को घटाया, तो 14 के सामने किस चीज का चिन्ह है, माइनस का या फिर प्लस का, तो देख रहे हैं माइनस का चिन्ह है, तो इसके सामने माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। उसके बाद इधर बराबर में 19 है तो 19 लिखिए। अब यहाँ पे देखिए क्या -9 19 के बराबर होगा, कभी बिल्कुल ही नहीं होगा। -9 19 के बराबर होगा ही नहीं, यानी ये भी क्या हुआ, n बराबर -2 इस समीकरण का हल नहीं है। तो यहाँ पे लिखिएगा नहीं, n बराबर -2 इस समीकरण मतलब कि 7n + 5 बराबर 19 का हल नहीं है, या फिर लिख दीजिए केवल इस समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, इसके आगे देखिए तीसरा प्रश्न सी नंबर क्या कर रहा है, सी नंबर में है कि 7n दिख रहा है आपको, 7n + 5 बराबर 19 और n बराबर आपको 2 लेना है। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग या का चिन्ह देंगे, या का चिन्ह देंगे और इस 7n के जगह 7n लिखा है तो n के जगह पे 2 रखना है। तो 7 का मतलब 7 हुआ, n इसके सटे हुए हैं, n गुना में है तो गुना का चिन्ह देंगे और n के जगह पे हमने 2 रख दिया। ठीक है, और +5 बराबर 19। अगर आप लोग यहाँ पे ब्रैकेट देना चाहे तो दे सकते हैं, यहाँ पे माइनस नहीं रहेगा। अगर आप लोग यहाँ पे ब्रैकेट देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहे तो नहीं दे सकते हैं। यहाँ पे आपको जरूर देना है क्योंकि यहाँ पे माइनस था इसलिए हमने ब्रैकेट दिया था। ठीक है, यहाँ पे माइनस नहीं है तो सिंपल आप बिना ब्रैकेट का भी इसको लिख सकते हैं, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7 × 2 और क्या था +5 बराबर 19, ऐसे भी लिख सकते हैं 7 × 2 + 5 बराबर 19। ठीक है, तो यहाँ पे जब 7 में आप 2 से गुना कीजिएगा, दिख रहा है ना, 7 में 2 से गुना कीजिएगा तो 14 + 5 बराबर यहाँ पे 19। 14 में जब 5 को जोड़िएगा, 14 में 5 को जोड़िएगा तो यहाँ पे 19 होता है और 19 19 के बराबर हो जाता है, 19 19 के बराबर हो जाता है। यानी यहाँ पे क्या हो गया, दोनों साइड बराबर आ गया, यानी इस समीकरण का हल n बराबर 2 है। तो यहाँ पे लिखिएगा हाँ इस समीकरण का, सॉरी ऐसे लिखिएगा कि हाँ n बराबर 2, हाँ n बराबर 2 इस समीकरण का, इस समीकरण का हल है। बस इतना ही लिखना है, बहुत आसान है। ठीक है, अगर आप लोग इसको 2-4 प्रश्नों को बहुत बार हल कर लीजिएगा ना तो आपको एकदम इस दिमाग में आपका बैठ जाएगा। ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं रहने वाला है। ठीक है, देखिए 4 नंबर डी नंबर प्रश्न को 4p - 3 बराबर 13। यहाँ पे p बराबर कितना लेना है, p का मान कितना लेना है आपको, तो p का मान आपको लेना है 1 और लेकर जांच करना है। ठीक है, तो कुछ प्रश्नों को हल कीजिएगा तो एकदम आप चुटकियों में इसको हल करने लगिएगा। ठीक है, केवल आपको क्या करना है कि इस p का मान रख देना है, p के जगह पे, जहां आपको इस पूरे में कहां आपको p दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, यानी 4 × 1 हो जाएगा -3 और बराबर 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 में 1 से गुना कीजिएगा तो 4 - 3 बराबर 13। 4 में से 3 को घटाइएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आएगा बराबर 13। अब बताइए यहाँ पे या का चिन्ह दीजिएगा। ठीक है, शुरू में या का चिन्ह, समीकरण को हल करते हैं तो या का चिन्ह देते हैं। तो देखिए यहाँ पे बराबर का चिन्ह है और यहाँ पे 1 है और इधर 13, ये कभी हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है, 1 कभी भी 13 के बराबर नहीं हो सकता है। हम कितना बार आपको समझाए, क्या 1 लाख रुपया 50 लाख रुपया के बराबर होगा? 50 लाख का अलग वैल्यू है, 1 लाख का अलग वैल्यू है। 10 रुपया 1 रुपया के बराबर नहीं होता है जी। अगर 10 रुपया कहीं है, 10 रुपया का नोट है, कहीं 1 रुपया है, तो दोनों कभी बराबर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। 10 रुपया में आप जो खरीद सकते हैं 1 रुपया में नहीं खरीद सकते। उसी प्रकार से 1 कभी भी 13 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इस समीकरण का हल नहीं होगा। यानी यहाँ पे क्या लिखना है आपको, यहाँ पे लिखना है नहीं p बराबर 1, नहीं p बराबर 1 इस समीकरण का, इस समीकरण
का हल नहीं है। उसके बाद देखिए डी के बाद हो गया ई नंबर प्रश्न। ई नंबर में क्या कह रहा है, ई नंबर में है कि 4p-3 बराबर 13 और यहाँ पे आपको भरना है p का मान कितना लेना है, 4 लेना है, माइनस का 4 लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे या का चिन्ह देंगे 4 गुना और p के जगह पे -4 लेंगे, यहाँ पे -4 ले लिए और -3 लेंगे और यहाँ पे 13 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब 4 में 4 से गुना करेंगे तो 4 चौके 16 और यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है। अभी ना हम आपको चिन्ह का गुना बताए थे कि प्लस में माइनस से गुना कीजिएगा तो हमें क्या मिलेगा, बराबर में माइनस मिलेगा, तो यहाँ पे हम माइनस लगा दिए। फिर यहाँ पे देखिए माइनस का 3 है और फिर यहाँ पे 13 है। देखिए अब दोनों के सामने माइनस है, जब दोनों के सामने माइनस होता है तो यहाँ पे ये दोनों जुड़ जाएंगे, यानी 16 और 3 कितना हो जाएगा, 16 और 3 हो जाएगा यहाँ पे आपका 19, और जो बराबर नहीं हो सकता है कभी भी 13 के। तो इस प्रकार से इसका हल ये भी नहीं हुआ, यानी यहाँ पे लिखिएगा नहीं p बराबर -4 इस समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, अब देखिए लास्ट एक प्रश्न बचा हुआ है एफ को हल करने के बाद हम लोग आगे के वीडियो में आगे के प्रश्न को हल करेंगे। जल्दी से इसको हल करते हैं और इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, बाकी ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करके जाइएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि 4p-3 बराबर 13 और यहाँ पे p का मान क्या लेना है, p का मान आपको 0 लेना है, p बराबर 0 लेना है। चलिए हम लोग लेके देखते हैं, p के स्थान पे 0 रखिए तो 4 गुने यहाँ पे 0 -3 बराबर 13। समझ में आ गया होगा कि p के जगह पे हमको 0 रखना है, तो 4 के जगह पे 4 और p इस 4 के साथ गुना में है तो गुना का चिन्ह देंगे और p के जगह पे 0 रख दिए और -3 था तो -3 और उसके बाद बराबर का चिन्ह में 13 था, यानी बराबर का चिन्ह देने के बाद 13 था तो बराबर के चिन्ह के बाद 13 लिख दिया। फिर यहाँ का चिन्ह 4 में 0 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा और -3 और बराबर इधर 13 हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ देखिए 0 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ पे -3 ही आने वाला है और बराबर 13, और जो कि यह कभी भी बराबर नहीं हो सकता है, -3 13 के बराबर हो ही नहीं सकता है। इस प्रकार से यहाँ भी क्या हो गया, इसका हल ये नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा, इसके नीचे ही लिखिएगा, क्या लिखना है आपको कि नहीं p बराबर 0 इस समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से आपने इन सभी प्रश्नों को हल किया। अगर आपको इन सभी प्रश्नों में कोई भी डाउट रहता है, कोई भी प्रश्न नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा। ठीक है, और आपके मन में डाउट है तो पूछिए जरूर, क्योंकि हम आपके मन की बात को नहीं जान सकते। आप कमेंट कीजिएगा, उसी को हम पढ़ सकते हैं, उसी को समझ सकते हैं। हाँ, आपको समझ में आया कि नहीं आया। आप कमेंट ही नहीं कीजिएगा तो फिर हमको कैसे समझ में आएगा, हम आपके मन की बात तो नहीं जान सकते। ठीक है, बाकी वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।